होता रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसमें आया है सभ्यता शब्द, संस्कृति शब्द, इस तरह के कुछ जो शब्द हैं पहले हम उनको जान लेते हैं। सभ्यता या संस्कृति का मतलब होता है, जैसे कि संस्कृति का मतलब है कि हमारे जो पूर्वज किए और उन्हीं की तरह अगर हम कर रहे हैं, जो भी हमारे पूर्वजों ने किया उनके देखा इसकी या उनके द्वारा किए गए चीज़ों को सीख करके अगर हम उसी तरह का कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा संस्कार कहलाता है। और ये पूरे संस्कारों का एक जो कलेक्शन है, मतलब समूह है, वो संस्कृति कहलाता है। आप लोग कई बार इस तरह का गाली भी सुने होंगे। कई बार आपसे कहीं कोई गलती हो गया तो लोग कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिया है, ऐसा कई बार सुनने को मिल जाता है। तो संस्कार कहने का अर्थ है कि जो हमारे माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता जो करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा संस्कार कहलाता है। ठीक है, तो संस्कार का एक बड़ा समूह संस्कृति कहलाता है। आप कई बार शादी ब्याह में दूसरी जगह जाते होंगे बारात, तो कई बार सुनते होंगे, अगर मान लेते हैं आपके गांव से पिछले बार कभी कोई अगर वहाँ बारात गया और वहाँ मार पीट करके आया, तो अगर दूसरी बार गए हैं तो उस समय वहाँ आपके पूरे गांव को गाली देगा कि इस गांव का जो होता है बहुत चोट्टा होता है, सब बहुत झगड़ालू होता है, इस तरह का कुछ गाली देगा, या साफ संस्कारी नहीं है सब। तो वो पूरे गांव का सामूहिक रूप से संस्कार की बात कर रहा है। तो किसी एक बड़े से समूह के संस्कार की बात की जाएगी तो वो संस्कृति कहलाएगा। संस्कार तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है। जैसे हमारे माता पिता ने हमको क्या सिखाया, दादा दादी ने उनको क्या सिखाया, जो उनको दादा दादी ने सिखाया वही चीज़ उन्होंने हमें सिखाया, अथवा उसमें कुछ हेर फेर किया तो ये मेरा संस्कार है, उनके द्वारा दिया गया मुझे संस्कार है। और ये पूरा संस्कार अगर एक समाज में रहने वाले लोगों का देखा जाए तो लगभग एक जैसा मिलता जुलता है। एक समाज में रहने वाले सभी लोगों का संस्कार लगभग क्या होता है, मिलता जुलता है। और यही कहलाता है क्या चीज़, संस्कृति। किसी एक व्यक्ति की बात करें तो संस्कार है, और एक समूह की बात करें तो क्या है, संस्कृति है। और जब यही समूह, यही संस्कृति जो है डेवलप हो जाती है, एक बड़ा शहर बन जाता है, तो ये सभ्यता कहलाती है। ठीक है, तो शायद संस्कार, संस्कृति और सभ्यता समझ गया जी। तो सभ्यता जो है एक डेवलप रूप है संस्कृति का। जब समाज जो है क्या बन जाता है, शहर, और डेवलप हो जाता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पढ़ने वाले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, यानी कि नाम से अब समझ में आ रहा होगा हड़प्पा क्या था, एक सभ्यता था, शहर था। जैसे अभी हमने बताया है ना कि सभ्यता का मतलब होता है शहर, एक डेवलप क्षेत्र। तो उसी तरह से ये हड़प्पा जो है क्या था, एक सभ्यता था, शहर था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, आज बहुत सारे शहर हैं, दिल्ली है, पटना है, मुंबई है, बहुत सारे शहर हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम हड़प्पा के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी कभी भी अगर बात कर रहा है तो समझिए कि वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में ही या यूनिक चीज़ के बारे में ही बात करेगा, नॉर्मल से चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिक ज़रूर है। तो ये यूनिक क्यों है, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा एक इसका प्लॉट तैयार कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। सिर्फ ये लिखे हुए शब्दों को पढ़ देंगे तो शायद नहीं आएगा। पहले हम एक प्लॉट तैयार करते हैं अपने माइंड में कि क्या था और किस तरह से था। तो जो हड़प्पा सभ्यता था वो काफ़ी बड़ा एक शहर था, काफ़ी बड़ा शहर। और ये आज की बात नहीं है, अभी हाल ही के जो खोज हुए हैं उनसे पता चलता है कि ये बात जो है लगभग 8000 साल पुरानी है। आज अपने यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सभी शहरों की तुलना में वो इससे भी शायद अच्छे तरह का शहर था, अपने भारत में था। और ये बात है लगभग 8000 साल पुरानी। आपके एनसीईआरटी किताब की बात की जाए तो उसमें भी इस बात का कहीं कहीं जिक्र है, लेकिन उसमें कार्बन काल निर्धारण विधि जो है उसके हिसाब से इसको 4700 साल ही पुराना बताया गया है। लेकिन अभी जो हाल के खोज हुए हैं उसमें बताया गया कि ये जो शहर था, जिस शहर की हम बात कर रहे हैं हड़प्पा शहर की, यह लगभग 8000 साल पुराना शहर था। और ये शहर कोई छोटा सा शहर नहीं था जो एकाएक गायब हो गया। इसे गायब होने के पीछे भी कई कारण है, रहस्य बन के हैं, कोई कारण खुलासा नहीं हुआ है, ये रहस्य बन के हैं। ये जो शहर था, आज जो 3 देश है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 क्षेत्रों में फैला हुआ यह शहर था।
अब एक ही शहर नहीं फैला हुआ था, जैसे आज भारत है, भारत में कई शहर हैं, दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, तमाम तरह के शहर हैं और जहाँ तहाँ फैले हुए हैं। उसी तरह से इस सभ्यता में कई छोटे बड़े शहर थे जो लगभग काफ़ी बड़े एरिया में, यूँ कहें तो 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था। और आज के 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में फैला हुआ था। और ये शहर जो है एक काफ़ी डेवलप था। यहाँ पे ईंट से सभी घर बने थे। यहाँ पे आज जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, बस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हटा दिया जाए तो इस तरह की चीज़ उस समय थी, तमाम चीज़ें उस समय थी। अगर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल चीज़ों को हटा दिया जाए तो तमाम तरह की चीज़ें थी। तो उस समय ये सभ्यता काफ़ी डेवलप था और पता ना क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सभ्यता जो है पूरे तरह से गायब हो गया। कुछ जगह जहाँ वो ऊंची जगह पर था वहाँ वो खंडर बन के रह गया। खंडर मतलब समझ रहे हैं, टूटे फाटे घर, पुराना ढहा हुआ घर खंडर कहलाता है। तो कुछ खंडर में तब्दील हो गया और कुछ जो नदी के किनारे वाले क्षेत्र थे वो पूरे तरह से दब गए मिट्टी के अंदर। एक रहस्यमय तरीके से वो मिट्टी के अंदर गायब हो गए, लोगों को दिखा भी नहीं कि वो शहर कहाँ गया। क्योंकि ये घटना एक दिन में नहीं घटी, लंबे समय में घटी, फिर भी वो पूरे तरह से क्या हो गया, गायब हो गया। तो एक इतनी बड़ी सभ्यता किस तरह से नीचे गायब हो गई, और इतनी बड़ी सभ्यता हमारे भारत में थी। और आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो आप लोग देखे होंगे गांव में टाटी मड़ई के घर मिलता था ज़्यादा और ईंट के घर कम मिलते थे। और आज से 10,000 साल पहले हमारे भारत में सभी के सभी घर ईंट के हुआ करते थे। काफ़ी डेवलप लोग हुआ करते थे। यदि वही डेवलपमेंट जारी रहता तो आज ये जो देश है ये अमेरिका जैसे देशों को भी पीछा छोड़ दिया होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब जैसे भी हुई हो उसके कारण की चर्चा हम लास्ट में करेंगे पूरा ये पढ़ने के बाद। लेकिन यदि वो रहता तो शायद आज हम लोग की स्थिति जो है कुछ अलग तरह की होती। आज हम लोग शायद अमेरिका से भी कई गुणे आगे होते हैं। लेकिन आज देख लो हमारी स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति तो और ख़राब है, गरीबी में सबसे ऊंचे स्थान पर, साक्षरता में सबसे नीचे स्थान पर, काफ़ी यहाँ पे बदहाली है। तो जो विदेशी लोग हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ थे, वे जब यहाँ आए तो उन्होंने हम लोग के समाज और संस्कृति का मजाक बनाया। वे ऐसा मानते थे, ऐसा समझते थे कि हम लोग का जो समाज और संस्कृति है वो काफ़ी निम्न है और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न है। यहाँ के लोग हमेशा से जंगलों में भटके हैं और टाटी मड़ई के घर में रहे हैं। लेकिन जब इसका खोज हुआ तो पता चला कि नहीं, भारत के लोग जो है उन लोगों से भी, यानी कि अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा पहले से सभ्य हैं और उनसे भी ज़्यादा ये डेवलप थे। तो अब शुरू करते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, ये 8,000 साल पुरानी है या 5,000 साल, कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है इस बात का पता कैसे चलता है, इसको जानते हैं। कार्बन एक विधि होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन के 2 समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 14 को देखा जाता है। जितने भी दुनिया में जीवित चीज़ हैं, सजीव चीज़ जिनको हम कहते हैं, लिविंग थिंग्स, जितने भी हैं उन सब में ये दोनों कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। दोनों कार्बन के ही हैं, समस्थानिक है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों जो है सभी सजीवों में पाए जाते हैं। जब तक जीव जीवित है तब तक इन दोनों की वृद्धि होती जाती है समान मात्रा में। दोनों की मात्रा क्या होती है, समान मात्रा में दोनों उपलब्ध होते हैं। और जैसे ही जीव मरता है उसके मरने के साथ साथ जो है कार्बन 12 तो स्थिर हो जाता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है और घटती जाती है, ठीक है। इस आधार पर ये दोनों के बीच का अंतर, अब कार्बन 12 कितना है, मान लो कि कार्बन 12 जो है 80 गो है और कार्बन 14 हो गया है 50 गो, यानी ये कार्बन जो 14 है 12 से कितना घट गया है, 30 घट गया है। तो उनका कुछ बेसिक अनुपात होता है। तो उस अनुपात के आधार पर जो है ये पता कर लिया जाता है कि ये जो जीव है ये कितने वर्ष पहले क्या हो गया है, मर चुका है, और इस तरह से उसकी आयु ज्ञात कर ली जाती है। तो ये उन चीज़ों की आयु ज्ञात की जाती है जिनमें कार्बन होता है। इस विधि द्वारा वैसे जीवों की, वैसे चीज़ों की आयु ज्ञात की जाती है जिनमें क्या होता है, कार्बन होता है।
और एक बात जान लीजिए, जितने भी सजीव हैं, सजीव मतलब कि लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, उन सब में क्या होता है, कार्बन होता ही है। ठीक है, तो कार्बन 14 विधि द्वारा जो है जब देखा गया हड़प्पा के चीज़ों का आयु निकाल करके, तो पता चला कि ये जो सभ्यता है वो 1750 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो यही लगाइएगा, कार्बन विधि द्वारा इसी को प्रामाणिकता दी गई है। 1750 से 2500 ईसा पूर्व काल जो है इसका निर्धारित किया गया है। 12th में ये क्वेश्चन पूछता है और ये इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा का काल क्या रहा है कार्बन विधि द्वारा? 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, लेकिन हाल ही, और इसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व जाता है। ईसा पूर्व पता है जी? ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है? अगर नहीं पता तो फिर से बाद में बता देंगे, अभी इतना समय तो है नहीं। फिर जानते हैं ये जो आधुनिक खोज हुआ है, आधुनिक मतलब कि नए पर जो खोज हुआ है, हड़प्पा में जो भी चीज़ें मिली हैं उनका अगर शोध किया गया है तो पता चला है कि ये जो सभ्यता है 4700 वर्ष पुराना नहीं बल्कि 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये सभ्यता कितनी पुरानी है? 8000 वर्ष, जो कि काफ़ी पुरानी सभ्यता मानी जाती है वर्तमान से। हाँ, वर्तमान से 8000 वर्ष पुरानी। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस सभ्यता को हम माने कि इतनी पुरानी है तो हम लोग दुनिया के सभी सभ्य लोगों में गिने जाएंगे। दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता हमारी सभ्यता कहलाएगी। और ईसा पूर्व में 2500 पहले लिखा है, पहले 1700 लिखा है। हाँ, पहले 1750 लिखाएगा। उधर क्यों लिखा है 3300 से नीचे हड़प्पा सभ्यता? 3300 से 2500 ईसा पूर्व में घटता जाता है। अच्छा, उल्टा लिख दिया। पच्चीस, हाँ सही कहा, यहाँ पे उल्टा हुआ ना। यहाँ 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, वो भी सही था, मतलब पीछा की ओर जा रहे हैं कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व। चलो ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व काल की मानी जाती है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 4700 साल पुरानी हो जाती है। लेकिन आधुनिक खोज के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि ये कितने साल पुरानी है? 8000 साल पुरानी है। अब जानते हैं कि ये सभ्यता बसाया किसने, इस सभ्यता का उद्भव किस तरह से हुआ, ये सभ्यता कैसे बसा, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी चीज़ें मिली हैं उस पर लिखी हुई तो हैं, परंतु उन चीज़ों को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस समय के लोग चित्रात्मक लिखते थे और कुछ जो है क्या बोलते हैं चिन्हों द्वारा जो है ये इनकी भाषा लिखी हुई होती थी, और चिन्हों को पढ़ना काफ़ी कठिन है, तो अब तक इनकी भाषा को नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए सटीक जानकारी इसमें से नहीं निकल पाती है, तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो इसका उद्भव कैसे हुआ, इसको किसने, इस सभ्यता की स्थापना किसने की, इसको जानते हैं। तो इसमें कई मत हैं, जिसमें सबसे पहला मत है विदेशी मत है। कई ऐसे इतिहासकार हैं जो ऐसा मानते हैं कि इसका जो नींव है विदेशी लोगों ने रखा, और ख़ासकर इसमें अंग्रेज आ गए हैं। अंग्रेज़ों को जब पता चला, अंग्रेज़ तो यहाँ के लोगों को दबाए रखते थे कि तुम लोग मई टाटी में रहने वाले हो, जंगली हो, और जब उनको एकाएक पता चला कि नहीं ये तो हम लोगों से पहले से भी भाई महल में रहते आ रहा है सब, तब जो है उनको काफ़ी बुरा लगा, और उन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को क्या किया जाए, दबाया जाए, कैसे करके इस चीज़ को मोड़ लिया जाए। तो कई अंग्रेज जो इतिहासकार थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को कहा कि नहीं ये विदेशी लोगों का बनाया गया सभ्यता है, तुम लोगों की तो औकातें नहीं थी, तुम लोग से तो बन भी नहीं करेगा। तो उसमें कौन कौन था, नाम याद रख लीजिएगा, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, ये दोनों का मान्यता था कि ये जो है विदेशी लोगों ने बनाया। फिर पूछा गया कौन से विदेशी भाई, कौन विदेशी आ गया इतना बनाने, जब हमारे यहाँ बनाया होगा तो अपने यहाँ भी तो बनाया होगा। मान लो आप किसी घर गए कुछ बनाने, तो पहले अपने घर तो होना चाहिए, तब तो दूसरे घर जाओगे बनाने। तो पूछा गया कि कौन विदेशी था, तो इन लोगों ने कहा कि वो मेसोपोटामियाई थे। कहाँ के थे? हाँ, मेसोपोटामिया के लोग थे। फिर पूछा गया अच्छा आप ये कैसे कह सकते हो, तो हड़प्पा सभ्यता में जो टीला प्राप्त हुआ है उसको कहा सब कि वहाँ मेसोपोटामिया में इस तरह का एक माटी का ढेर प्राप्त हुआ है। अब बोलो वहाँ पे वो मंदिर था और यहाँ के लोग भी पूजा करते हैं,
कहा चल भाई ठीक है, मान लिया कुछ देर के लिए, लेकिन हड़प्पा में तो कहीं मंदिर मिला ही नहीं है। हड़प्पा में कहीं भी कोई मंदिर नहीं मिला है, और मेसोपोटामिया में मंदिर मिले हैं। जब वहाँ के लोग अगर यहाँ आते तो यहाँ भी मंदिर बनाते हैं, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। मान लो अगर आप हिंदू हो तो कहीं भी जाओगे तो मंदिर जैसा कुछ ना कुछ तो संरचना, छोटा हो बड़ा हो, बना ही लोगे। मुस्लिम हो तो कहीं ना कहीं जाकर के आप मस्जिद जैसा कुछ संरचना बना ही लोगे जब जनसंख्या बढ़ेगी। और चूंकि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी बड़ी सभ्यता थी, और मेसोपोटामियाई लोग अगर छोटा होते हुए भी मंदिर बनाए थे, तो यहाँ इतनी बड़ी सभ्यता होने के बावजूद मंदिर क्यों नहीं है? यहाँ फेल कर गए दोनों। फिर उन लोगों ने कहा नहीं नहीं देखो, वहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, यहाँ के लोग भी पढ़ना लिखना जानते थे। हुआ ठीक है भाई, मार्टिमर विलर और गार्डन चाइल्ड से कहा गया कि भाई आप ये बताइए कि मेसोपोटामिया के लोग का भाषा किस तरह का था, लेखन किस तरह का था? तो उन्होंने कहा किलाक्षर था। किलाक्षर कहने का मतलब किला जैसा बना हुआ था, तो किलाक्षर था। मेसोपोटामियाई लोगों की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी? किलाक्षर लिपि थी। फिर यहाँ पूछा गया अच्छा ये बताइए कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ के लोगों की लिपि कैसी है? तो उन लोगों ने कहा यहाँ के लोगों की लिपि तो चित्रात्मक है, यहाँ चित्र द्वारा ज़्यादा व्यक्त किया गया है। तब पूछा गया ये बताइए, आप अगर यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं, तो एकाएक अगर आप अरब में चले गए तो क्या आप अरबी पढ़ना लिखना जान जाइएगा? नहीं जान जाइएगा। लिपि तो वही रहेगी, भाषा में परिवर्तन हो सकता है, लिपि तो वही रहेगी। तो यहाँ भी ये दोनों जो है फेल हो गए। तो विदेशी मत इनका क्या हो गया? खत्म हो गया। ये नहीं माना गया, ये क्लियर कट हो गया कि मेसोपोटामिया के लोग जो है यहाँ नहीं आए थे। ठीक है। अब दूसरा है द्रविड़। कई लोग मानते हैं कि जो द्रविड़ है, द्रविड़ आज भी भारत में कई जगह पर है। दक्षिण भारत में आप जाइएगा तो द्रविड़ खूब रहते हैं। आज वर्तमान में दक्षिण भारत में जो ज़्यादा जनसंख्या है वो किसकी है? द्रविड़ों की है। तो ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता का स्थापना किसने किया? द्रविड़ों ने किया। तो द्रविड़ों से किस तरह से रिलेट किया गया इसको, इसमें जानिए। कहा गया कि द्रविड़ लोग आज जिस तरह से धार्मिक स्थिति अपने अपनाए हुए हैं, उसी तरह की धार्मिक स्थिति हड़प्पा में देखने को मिलती है, और ये हकीकत भी है। तो कहा कि चलो ठीक है। फिर द्रविड़ों की जो लिपि है इनके लिपि से कुछ मेल खाती है। फिर जो द्रविड़ों का रहन सहन खान पान है, उसी तरह का रहन सहन और खान पान जो है हड़प्पाई लोगों का था। तो इस आधार पर जो है द्रविड़ों को इसका संस्थापक माना जाता है। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप इसी को राइट लगाइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ थे। हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ थे। ठीक है। एक और मत आया अपने भारत में, जो है एक और मत दिया लोगों ने, और उन लोगों ने कहा कि इस सभ्यता का संस्थापक कौन है? आर्य लोग हैं। आर्य लोग कौन है इसके बारे में आप लोग अलग से सर्च करके पढ़ लीजिएगा, हम इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है। आर्य संस्कृति, कई लोगों ने कहा ये आर्यों की देन है कि हड़प्पा सभ्यता बनी हुई है। फिर पूछा गया कि आर्य जो है कई लोगों ने कहा कि ये आर्यों की देन है कि हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। फिर जब पूछा गया कि आर्य जो थे उनको तो कहा गया पुरंदर। आपको अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, जो वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में जब हम चलेंगे तो वहाँ बताएंगे। तो उनको कहा गया है, उनमें जो देवता हैं इंद्र, जो इंद्र नाम के एक देवता हैं, आप लोग जानते होंगे इंद्र देवता को, जो आज वर्षा के देवता जाने जाते हैं, उनको कहा गया पुरंदर। ठीक है। तो पुरंदर जो है, पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। अब जब इंद्र किला को तोड़ रहे हैं तो यहाँ बड़े बड़े किला कौन बनाया? हड़प्पा में तो बड़े बड़े किला बने हुए थे, तो ये किला को तोड़ने वाला देवता था। ये कैसे संभव है? तो इस तरह से इनकी भी मान्यता क्या हो गई? खत्म हो गई। और एक और बात है कि जो आर्य लोग आए, आप देखे होंगे सीरियल कई तरह के, उसमें आर्य लोग किस चीज़ में रहते हैं? मड़ई में, झोपड़ी में, इस तरह की चीज़ों में न रहते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों का लिपि संस्कृत था, और संस्कृत काफ़ी पुरानी भाषा भी रही है। तो उनकी लिपि और इसकी लिपि से तो मैच खाता नहीं है। इनकी संस्कृति इनके संस्कृति से मैच खाता है, लेकिन आर्य जहाँ कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, वही हड़प्पा सभ्यता में कई तरह की मूर्तियाँ मिली हैं और वो मूर्ति को ही पूजते थे। तो इस आधार पर भी देखा जाए तो आर्य इसके संस्थापक नहीं थे। तो आप कुल मिला के एग्जाम में लिख के आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि इसका विस्तार,
ये कितने क्षेत्र में फैला था। तो ये शुरू में ही बताए हैं कि ये हड़प्पा जो सभ्यता है काफ़ी विस्तृत सभ्यता है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए थोड़ा सा आप जान लीजिए कि दिशा कैसे देखते हैं, ठीक है। दिशा को देखना सीखिए। जो भी ऊपर की दिशा होगी वह कहलाती है उत्तर, और जो भी नीचे की दिशा होगी वो कहलाती है दक्षिण, और जो दाहिने की दिशा होगी वो कहलाती है पूरब, और जो बाएं की दिशा होती है वो कहलाती है पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। ऊपर मतलब उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण, दाहिना मतलब पूरब, और बायां मतलब पश्चिम, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो और गंदा हो जाएगा, तो आप इसी तरह समझिए। हड़प्पा सभ्यता जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी, लगभग ये 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल था इसका, लेकिन आज और खोजा गया है तो इसका क्षेत्रफल और काफ़ी बढ़ गया है। तो किताब में जो दिया है हम आपको वही बता दे रहे हैं कि यह जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आज इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर आपके अगर ज्ञान में आए तो लगा दीजिएगा, ठीक है। यह जो है सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली थी, मांडा तक, और मांडा जम्मू कश्मीर के किस नदी के किनारे है, चिनाब। ये एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, मांडा है, और मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। और ये दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई है, दैमाबाद, और दैमाबाद किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। दैमाबाद किस नदी के किनारे है, गोदावरी। तो हड़प्पा उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दैमाबाद तक, और ये दाहिना हम बताए हैं कि पूरब होता है। पूरब में आलमगीरपुर जो कि किस नदी किनारे है, हिंडन नदी किनारे है, और ये पश्चिम में सुतकांगेडोर तक फैला हुआ है जो किस नदी किनारे है, दशक नदी किनारे है, ठीक है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, यह उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में और पश्चिम में सुतकांगेडोर, पश्चिम में पूरब में उत्तर में और दक्षिण में दैमाबाद। इन क्षेत्रों में यह फैला हुआ है, ठीक है। ये 1400 और 1600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। खैर वो छोड़िए कितना में फैला हुआ है, इसको देखें। अब इसका विकास किस तरह से हुआ, इसके एक छोटे से संक्षिप्त इतिहास को हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कितने चरणों में हुआ है। और आप लोग भी जानते हैं कि आपके गांव में पहले कुछ दिन पहले आप अपने बचपन में चले जाए और वहाँ देखें, अब जाना नहीं है, मतलब कि दिमाग में चले जाओ और सोचो, याद करो कि उस समय क्या सभी घर पक्का के थे, क्या सभी के दरवाजे से होकर के पक्की सड़कें गुजरती थी, नहीं। कुछ लोग घर मड़ई के थे, कुछ लोग घर खपड़ौल थे, कुछ लोग घर छत के थे, और कुछ लोग घर से कच्ची रास्ते निकलती थी, कुछ लोग डंडेरी समझते हैं, पगडंडी बोलते हैं, उससे होकर गुजरते थे। और आज सबके दरवाजे तक पक्की रास्ते गुजर रही हैं। पहले किसी के आगे घर के आगे पीछे नाला हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया है। अभी अपने गाँव में भी कुछ विकास हो रहा है, नाले वाले बन रहे हैं। तो किसी भी सभ्यता या संस्कृति का विकास एक ही बार में नहीं होता है। वो एक फर्स्ट वाला चरण होता है जिसमें वो काफ़ी पिछड़ा रहता है, बीच वाला चरण आता है जिसमें काफ़ी विकास कर रहा होता है, और लास्ट वाला चरण आता है जिसमें वो विकसित हो चुका होता है। तो हर शहर या नगर के 3 चरण होते हैं। उसी तरह हड़प्पा के भी 3 चरण बांटे गए हैं। पहला है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, मतलब शुरुआती का हड़प्पा सभ्यता। ये उतना बड़ा शहर नहीं रहा होगा, उतना डेवलप नहीं रहा होगा, डेवलपमेंट इसमें शुरू हुई होगी। तो ये काल कब से कब तक का है, तो 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का काल जो है क्या कहलाता है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का अर्थ है कि इस समय हड़प्पा सभ्यता अपने एकदम मैच्योरिटी के टाइम में आ गया होगा, और इस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास सबसे अच्छा स्तर पर हो रहा होगा। अभी पूरे तरह से विकसित नहीं हो, मैंने परिपक्व हो जाना, जिसे मान लेते हैं कि एक मनुष्य के आयु को लेते हैं। किशोरावस्था 12 साल से शुरू हो जाता है, 12 साल के बाद 18 साल आता है, तो 18 साल में परिपक्व हो जाता है, और 18 साल के बाद 22, 23, 24, 25 ये सब ज़्यादा, उससे ज़्यादा परिपक्वता का उम्र है।
तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता परिपक्व सभ्यता कहलाती है 2500 से 1900 ईसा पूर्व, लेकिन पूरी तरह से डेवलप सभ्यता ये कहलाती है उत्तर सभ्यता में, यानी कि ये जो काल है 1900 से 1750 ईसा पूर्व का काल है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के विकास को कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। कौन कौन? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के विकास को कितने खंडों में? 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, इसका विकास कितने चरणों में हुआ और कब से कब तक का हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया और किस तरह से इसका खोज हुआ, इसको ऐसे कर दो। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया और ये टाइम था 1921 का। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुआ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? दयाराम साहनी। और इसमें एक और शहर आता है ऐसे, उसका भी हम थोड़ा देर बाद बता देते हैं, लिस्ट बना देते हैं उसका। तो खोजकर्ता जो है हड़प्पा सभ्यता कौन माने जाते हैं? दयाराम साहनी। बंद हो गया क्या? चल रहा है, कैमरा बंद हो थी, लाइट बंद हो गया, आगे लाइट चल ही नहीं रहा था। चलो ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था, कितना दिन पहले? 1921 ईस्वी में किया था। और उस समय जब ये किए थे तो मात्र एक ये खोजकर्ता थे, ये कोई विभाग के हेड नहीं थे। उस समय चूंकि अंग्रेजों के हाथ में ही अभी भारत था, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो जनक है या जन्मदाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये भी आपके लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इनको अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था, इस समय जो मतलब कि इसके यहाँ पे जैसे पहले अब सरकार जो होती थी अंग्रेजों की, जो वहाँ के हेड होते थे, तो यहाँ के हेड थे लॉर्ड कर्जन। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन माने जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। आगे है इसके कौन कौन से नाम हैं और इसके नाम के पीछे क्या लॉजिक है, इसको जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ नाम यहाँ पे हमने लिख दिए हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और प्रथम नगरीकरण की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, इसको पहले जानते हैं। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई जो है हड़प्पा नामक स्थल से हुआ, जगह से शुरू हुआ, इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ने का कारण था कि इसकी खुदाई जो है हड़प्पा नामक जगह से शुरू हुई और इसलिए इस पूरे सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है सिंधु सभ्यता। तो शुरुआत में जो स्थल मिले थे हड़प्पा में, जो भी स्थल शुरुआती दौर में जो खोजे गए, वो देखा गया कि सिंधु नदी के किनारे किनारे मिल रही हैं। तो ऐसा मान लिया गया कि ये नदी के किनारे सभ्यता बसी थी और ये सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई थी। तो ऐसा मान लिया गया कि ये सिंधु नदी के किनारे वाली सभ्यता है और इसका नाम रख दिया गया सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि सिंधु नदी से काफ़ी दूर दूर तक जो है ये सभ्यता का जो है स्थल प्राप्त हुए। शुरुआत में सिंधु नदी किनारे मिला तो कह दिया गया ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन बाद में देखा गया कि बहुत सारे स्थल जो हैं सिंधु नदी से काफ़ी दूर दूर तक प्राप्त हुए हैं। तो हुआ कि नहीं, इसके लिए उपयुक्त नाम यह नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो नाम है इस सभ्यता के लिए उपयुक्त नाम नहीं है। तो इस नाम का खंडन हो गया। फिर आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ऐसा माना गया कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी जहाँ से गुजरती थी अब वहाँ नहीं गुजरती है, लेकिन खोज से पता चला कि सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में ये सभ्यता स्थित थी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिंधु सरस्वती की सभ्यता। लेकिन इस नाम का भी खंडन हो गया, क्योंकि सरस्वती नदी जो है वहाँ तक नहीं फैली हुई थी जहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु और सरस्वती के बीच में तो इस सभ्यता का बहुत सारा भाग है, लेकिन इनसे परे भी बहुत सारे स्थल मिले हैं।
तो इसलिए कहा गया कि ये नाम भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसको कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। इससे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहा गया? देखिए, ये जो थे, जैसे कि आज हम लोग का जो युग है, इस युग को लौह युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग जितनी भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उसमें लोहा का खूब प्रयोग हो रहा है, और इसलिए हम इस सभ्यता को अपने वाले जो एज है इसको लौह एज के नाम से जान सकते हैं, लौह युग के नाम से जान सकते हैं। उसी तरह जो हड़प्पा था, उस समय के लोग कांसा नाम का जो एक मिश्र धातु हुआ करता था उसका यूज़ करता था, कांसा नाम का मिश्र धातु बना करके, और उसका ही ज़्यादा ये यूज करते थे, और इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। इस युग में कांस्य नामक मिश्र धातु का प्रयोग होता था, इसलिए इस का नाम क्या रख दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, तो इसमें से कोई भी आए लगा दीजिएगा, और तीन ऑप्शन इसमें से आए वो इनमें से सभी हो तो इनमें से सभी पर लगा देना है। तो हड़प्पा का नाम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा के लोग कांसा का यूज ज़्यादा करते थे, और इसलिए इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ गया। ठीक है, उसके बाद में है प्रथम नगरीकरण की क्रांति। प्रथम नगरीकरण की क्रांति का अर्थ है कि भारत में सबसे पहले जब नगर बना और इसकी क्रांति चली तो हड़प्पा ही था, क्योंकि 8000 साल पहले से पुराना कोई भी ऐसा स्थल नहीं मिला है जहाँ शहर जैसा कोई व्यवस्था रहा हो, तो इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण की क्रांति भी कही जाती है। क्रांति का अर्थ होता है जब कोई एक आदमी काम कर रहा है, उसके जैसा दूसरा करने लगे, तीसरा करने लगे, चौथा करने लगे, और पूरा एक बड़ा सा समूह उसी काम को करने लगे, तो एक क्रांति हो जाता है। किसी एक विचार को लेकर के कोई आगे बढ़ रहा है, उसी विचार को लेकर के एक बड़ा समूह आगे बढ़ने लगे, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्रांति कहलाएगा। क्रांति का मतलब मारपीट मारकाट नहीं होता है, बल्कि एक विचारधारा को एक समूह द्वारा आगे बढ़ाना होता है। तो हड़प्पा में क्या था? नगरीकरण होना शुरू हुआ। पहले हड़प्पा शहर बना होगा, मोहनजोदड़ो शहर बना होगा, फिर बगल में दूसरा शहर, तीसरा शहर, बनते बनते पूरा क्या हो गया होगा? विस्तार हो गया होगा, शहर ही शहर हो गया होगा। तो इसको शहरीकरण की या नगरीकरण की क्रांति कही जाती है। चूंकि भारत में सबसे पहला नगर बना था, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण की क्रांति भी कही जाती है। ठीक है, आगे कल बता देंगे इसके बाद का।